अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने करना है जीआईटी का एक ही चैप्टर है जो आपके इंक्लूड है, तो वो हमने करना है। इसमें से जो है ना, ये जो बॉक्स है इसमें एंटीमेटिक्स की जो केली जो है ना, नीचे आप देखेंगे तकरीबन ये है 7 है। एक उसने आगे बनाई हुई एंटीमेटिक्स की क्लास। ये केला जो है बहुत दफा पूछा हुआ है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाला बहुत दफा पूछा हुआ है। और उसके अलावा ओवरऑल टेबल भी आपने करना है, लेकिन खास तौर पे एंटीमेटिक वाला जो है ना, ये अलग से, ये जो 7 इसकी हैं क्लासेस, ये पूछ लेता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नीचे एंटी एसिड्स पे। आज हमने इसलिए थोड़ा चेंज किया टॉपिक, क्योंकि इतने अरसे से हम वही CNS वो सब पढ़ रहे हैं, तो मुझे था कि आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा ही चेंज कर लेते हैं। एक चैप्टर दिया ये वाला, तो कल को हम फिर से उसमें जाएंगे। अच्छा, एंटासिड्स में ऐसा होता है कि जिस तरह के उनका नाम है कि उन्होंने एसिड्स को जो है उसकी एक्टिविटी को उसको अपोज करना है। तो अब होता क्या है कि ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो स्टमक में एसिड के सिक्रीशन ज्यादा हो रही होती है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो फिर क्या होगा, उससे हमारी जो स्टमक की या गैस्ट्रिक वॉल्स होंगी वो सारी जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम दैट एसिड। क्योंकि एसिड जो है जब जरूरत से ज्यादा होगा, तो आपको पता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो उसको रप्चर कर सकता है, या उसमें सोर या अल्सर्स कॉज कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो एसिडिटी है उस पेशेंट की, उसको कम करें। तो हम एंटीसिड देंगे जो कि जाके रिएक्ट करेंगे जो अंदर प्रेजेंट HCl है उसके साथ, और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड बेस रिएक्शन जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उससे नॉर्मल वही वाला वैसे ही हो रहा होता है, और उसके रिजल्ट में जो है वो सॉल्ट प्रोडक्शन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है उसने ये बताया हुआ है कि जब इसको लार्ज डोजेज में या फिर रेगुलरली यूज करते हैं, तो इससे जो है रिकरेंस के चांसेस जो होते हैं, या रेट जो होता है पेप्टिक अल्सर्स का, वो कम हो जाता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब कि रिकरेंस मतलब बार बार होना, अल्सर्स ठीक होते हैं। फिर उस बंदे ने कोई, उसकी रूटीन कुछ ऐसी हुई मील्स की लेने की, या उसने कोई जंक फूड ज्यादा ले ली, या फिर वो ससेप्टेबल था ना वो पेशेंट, तो फिर से हो गए, तो वो इस रिकरेंस होने को भी रोकता है, उसका रेट को भी कम करता है। उसके बाद उसने बताया कि दो जो है ना फेमस जो है आपके पास एंटासिड, वो है, एक तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों हैं, तो ये दोनों एंटासिड, लेकिन इनकी दोनों की एक जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है दूसरे से। जिस तरह अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, तो ये जो है ये लिग्जेटिव इन नेचर है, मतलब के जो बाउल मूवमेंट है उनको करवाएगा, प्रमोट करवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा। जबकि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है हैज ए कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन, मतलब कि ये जो वो उनकी गैस्ट्रिक मूवमेंट है, यानी उसकी जो GI ट्रैक्ट की मूवमेंट्स हैं उनको कम करवा रहा होगा। तो ये इनका दोनों का ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे उसने बताया कि ये हम अलग अलग भी दे सकते हैं, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके भी दे सकते हैं, ताकि उनका जो एक्शन, जो ये वाला एक्शन है कि एक का लिग्जेटिव है एक का कॉन्स्टिपेटिंग है, तो वो उधर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये उससे बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आर आल्सो वीक बेसिस, बट दे डिफर फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थे ना, ये गट में एब्जॉर्ब नहीं होते। मतलब कि ये एब्जॉर्ब मतलब कि आपकी सर्कुलेशन में नहीं जाते, बल्कि उधर गट में ही रहते हुए अपना एक्शन शो कर रहे होते हैं। जबकि ये जो दूसरे उसने ओल्डर एजेंट्स की बात की, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये भी वीक बेसिस, क्योंकि हमने बेस यूज करनी है ना, क्योंकि हमने एसिड के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पे वो लेकिन बात ये कर रहा है कि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एब्जॉर्ब होने से फिर उनके सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे। आपको पता है कि जब भी कोई चीज एब्जॉर्ब होगी वो सिस्टेमिकली, मतलब पूरी बॉडी में उसका कोई एक्शन होगा तो वो शो करेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं दीज आर लेस पॉपुलर एज एंटासिड। उसके बाद आते हैं ACE2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ACE2 रिसेप्टर जो है, यानी हिस्टामिन 2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर 2 पे जाके बाइंड करेंगे तो जाके अपना एंटागोनाइज फंक्शन शो करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि नॉर्मली जब ये जाके बाइंड होते हैं,
तो उधर जाके भी एसिड की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। खास तौर पे रात के वक्त ये इसलिए दी जाते हैं क्योंकि रात के वक्त इनका ज्यादा एक्शन होता है। नॉक्टर्नल आपने सुना होगा, नॉक्टर्नल जो एसिड सिक्रीशन होती है, कुछ होती है बेसल होती है जो नॉर्मली रिलीज हो रही होती है, कुछ होती है फोर्स से स्टिमुलेटेड होती हैं, और एक होती है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो नाइट टाइम में आपके एसिड सिक्रीशन हो रही होती है। तो वो उसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली जो नॉक्टर्नल होती है ना, जो नाइट टाइम में हो रही होती है या स्लीपिंग टाइम में हो रही होती है, उसमें एसिड प्रोडक्शन की जो है कमी करता है ये ACE2 एंटागोनिस्ट। उसके बाद ये उसने बता दिया डिफरेंट कंडीशंस में वो जो है यूज करते हैं, जो जिनमें एसिड की नॉर्मल क्वांटिटी ज्यादा हुई होती है, जैसे गर्ड हो गया या पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया हो गया या और कोई स्ट्रेस इंड्यूस गैस्ट्राइटिस हो गया, या जिस तरह ये जो होते हैं और इस तरह के जो जिनमें भी जिन कंडीशंस में एसिड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, हम उन केसेस में इन एजेंट्स को दे सकते हैं। आगे वो कहता है कि ये हैं तो एजेंट्स यूजफुल, लेकिन है ऐसे कि अब हमारे पास न्यूअर एजेंट्स आ गए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ गए, जिनकी ज्यादा एफिकेसी है, जो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और उनका प्रोलॉन्ग एक्शन भी होता है। तो हम उनको जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने रिप्लेस कर दिया है ये ACE2 एंटागोनिस्ट में। तो अब ज्यादा ये यूज नहीं होते ACE2 एंटागोनिस्ट, ज्यादा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज होते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपने कभी एसिडिटी एक्सपीरियंस की हो तो आपको डॉक्टर पहले ये दे देगा ओमेप्राजोल, जो होगी सबसे फेमस, या एसोमेप्राजोल होता है, इसी का आगे ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक होता है जो डॉक्टर आपको देते हैं, वो आप एक दफा ले लें तो उससे आपके प्रोटॉन पंप्स जो होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में आपकी जो एसिडिटी है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब होता ये किस तरीके से काम करते हैं और ये क्यों हम इनको प्रेफर करते हैं, वो इस तरह है कि ये जो पंप्स हैं ये नॉर्मली हमारे पास जो पेराइटल सेल होता है ना, आपको पता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पेराइटल सेल्स होते हैं जो एसिड सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन पेराइटल सेल्स के ऊपर एक होता है ट्रांसपोर्टर जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, मतलब कि ATPase इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ATP की मदद से वो जो है फंक्शन करता है अपना। अब ये जो एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसने जो स्टमक एसिड है उसकी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, अब जब हम इस को ही ब्लॉक कर देंगे तो पेराइटल सेल से जो एच पॉजिटिव आयंस है वो बाहर नहीं जा सकेंगे ल्यूमन ऑफ योर स्टमक में। ठीक है, यानी आपकी जो स्टमक जो अंदर उसके स्पेस है उसमें नहीं जा सकेगा एच पॉजिटिव आयन। जब एच पॉजिटिव आयन वहां नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास HCl ही नहीं आएगा वहां पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एसिड की जो क्वांटिटी है इन स्टमक कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे वो ये बात कर रहा है आर लिपोफिलिक वीक बेसिस। आगे लिपोफिलिक क्या है कि उनकी उससे उस लिपोफिलिक इन नेचर है, यानी कि उनकी अफिनिटी लिपिड से ज्यादा है। यानी इसका हमें क्यों वो बता रहा है, क्योंकि इसने पेराइटल सेल में जाके उधर ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करना, तो इट इज नेसेसरी कि वो लिपोफिलिक हो, क्योंकि हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपोफिलिक इन नेचर होती है ना। Are lipophilic weak bases that diffuse into the parietal cell। अच्छा, अब ये parietal cell में जाके उधर जाके करेगा क्या, वहां जाके जो है और प्रोटोनेट हो जाता है, बिकॉज वहां पे हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो वहां जाके इटसेल्फ भी प्रोटोनेट होता है और उसके बाद कंसंट्रेटेड मोर देन 1000 फोल्ड। जब पहले जब वो हमने वैसे उसको दिया था तब उसकी उस तरीके की एफिकेसी नहीं थी, जबकि वो प्रोटोनेटेड हो गया तो उसकी जो कंसंट्रेटेड मतलब कि वो ज्यादा उसमें जो है वो आ गई है, ताकत आ गई है कि वो उसको जाके इनहिबिट कर सके उस पंप को मोर देन 1000 फोल्ड। देयर दे अंडरगो कन्वर्जन। अच्छा, आगे वही बात जो मैंने आपको बता दी कि वो जो है उसकी इनएक्टिवेशन करता है पेराइटल सेल पे उस ट्रांसपोर्टर की, और फिर क्या होता है कि वहां पे एसिड की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। आगे वो यही बता रहा है कि हम इसे ऑरली देते हैं। इंटेरिक कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग का किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता। इंटेरिक कोटिंग वो होती है, हाँ जी बताएं।
वो होती है जो कि हमारे पास एसिड के स्टमक से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कोई कोटिंग देते हैं किसी भी ड्रग को। हाँ जी, और वो फिर कहाँ जाके होती है, वो इंटेस्टाइन्स में जाके जो है वो जो भी आपने टैबलेट जो भी कैप्सूल दिया है वो डिसइंटीग्रेट होगा और उधर जाके अब्सॉर्ब होगा, स्टमक में वो खुलेगा ही नहीं। यानी उसकी, जिस तरह आपको पता है, जिस तरह आपने कैल्शियम की दवाई देखी होगी, तो आपने अगर वो जो उसको एफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं जिनको आप पानी में डालो तो वो बबल्स बनते हैं और वो सारी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है इनटू वाटर, और एक सॉल्यूशन फॉर्म में आप उसको फिर पी लेते हो। तो उसी तरीके से, तकरीबन उसी तरीके से जो होता है स्टमक में जाके, जब भी आप कोई टैबलेट खाते हो ना, आप तो सॉलिड फॉर्म में खा रहे हो ना उसको, जब भी वो स्टमक में जाती है वहां जाके वो उसी तरीके से घुल मिल जाती है बिकॉज ऑफ एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एसिड से बचाना है क्योंकि एसिड इसे इनएक्टिवेट कर देता है, इसे इन एजेंट्स को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को। तो हम उसको इंटेरिक कोटिंग देंगे। इंटेरिक कोटिंग से क्या होगा कि उसकी इंटेस्टाइन में जो वो, जिस तरह जो मैं बता रही हूँ कि वो जाके वहां डिसॉल्व हो जाएगा या घुल मिल जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो नहीं होगा, बल्कि वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और इंटेस्टाइन में आपको पता है थोड़ी एज कम्पेयर टू स्टमक बेसिक पीएच होती है, तो वहां पे जाके फिर वो अब्सॉर्ब होगा। उसके बाद उसने बता दिया कि मेटाबोलाइट होते हैं और कितनी हाफ लाइफ होती है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि proton pumps are more effective than ACE2 antagonists for GERD and peptic ulcer, and equally effective in treatment of non-ulcer dyspepsia and prevent stress-related mucosal bleeding। अच्छा, अब ये सारी कंडीशंस में वो कह रहे हैं कि ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों ज्यादा इफेक्टिव है? क्योंकि इनका प्रोलॉन्ग एक्शन है। वो उसने पंप को जाके इनहिबिट कर दिया ना, जो पंप को जाके इनहिबिट कर दिया, तो जब तक वो उधर अटैच रहेगा तब तक जो है वो इससे सिक्रेट नहीं होगा, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करेगा एज कम्पेयर टू ACE2 एंटागोनिस्ट। They are also used in treatment of Zollinger-Ellison syndrome। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें ट्यूमर्स बन जाते हैं, पेंक्रियाज में हो जाते हैं या अपर जीआईटी में बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, और आपको पता है गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड की जो है स्टिमुलेशन करवाता है, और गैस्ट्रिक एसिड तो हमें चाहिए ही नहीं इन कंडीशंस में। तो हम इसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर प्रोडक्शन हो जाती है ना, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाते हैं जो आगे गैस्ट्रिन और फिर गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो हम इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। आगे उसने एडवर्स इफेक्ट बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मेजर जो उसने बात बताई है जो समझने वाली है, वो ये कि आपको पता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप दे रहे हो। अब आपने अगर कोई और ड्रग दी है, और अगर उस ड्रग का ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको एसिडिटी वाला एनवायरनमेंट चाहिए फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए उसको एसिडिटी चाहिए, और अगर आपने प्रोटॉन पंप से, इनहिबिटर से उसकी एसिडिटी कम कर दी है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी ड्रग आपने दी है वो अब्सॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वहां तो आपने एसिडिटी कम कर दी है। अब दूसरी ड्रग दोगे जिसको एसिडिटी वाला इन्वायरमेंट रिक्वायर है, तो वो अब्सॉर्ब ही नहीं होगी, वो वैसे ही आगे आपके जीआईटी से जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, क्योंकि वो तो अब्सॉर्ब ही नहीं हो सकी। तो उधर एग्जाम्पल उसने दिया विटामिन B12 की। तो ये एक बात चीज याद रखने वाली है कि विटामिन B12 जो है इसको एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है। तो अगर इसके अलावा और भी डाइजॉक्सिन या कीटोकोनाजोल, जो कि कीटोकोनाजोल एंटी फंगल एजेंट है, जो हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था, तो ये अगर आप इनमें से कोई दवाई दे रहे हो उसको, तो आपने ये एहतियात करनी है फिर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ना दो, या फिर अगर वो देना है तो वो ना दो, या फिर अगर पहली वाली चीज देनी है तो दूसरी वाली ना दो। फिर इस तरह करो कि पहले एक ट्रीटमेंट उसका कवर होने दो, फिर दूसरा विटामिन वगैरह या जो भी कीटोकोनाजोल है, जो भी उसको और ड्रग एसिडिक वाली देनी है जिसमें एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर है, उसको वो बाद में दे दो। ठीक है। अच्छा, पेशेंट टेकिंग प्रोटॉन, अच्छा आगे वो कहता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं ना जो पेशेंट, हैव ए स्मॉल इंक्रीज इन रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी एंड इंटेरिक इन्फेक्शंस। अच्छा, ये रिस्क इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्यों, कोई मुझे बताएगा कि क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे रिस्क इन्फेक्शंस का और रेस्पिरेटरी का? क्योंकि ये एसिड सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, और एसिड जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के अंदर काम आता है।
तो बिल्कुल आई थिंक एग्जैक्टली यही यही बात है, यही बात है। क्योंकि आपको पता है कि एसिड हमारे लिए फायदेमंद है, बहुत तरह से फायदेमंद है, लेकिन उसकी ओवर प्रोडक्शन जो हो रही है जिससे हमारी जो इरोजन हो रही है हमारे अंदर वॉल्स की, हमारी गट की, वो हमारे लिए नहीं अच्छी, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली ये हमारे लिए एक हेल्दी चीज है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या और इन्फेक्टिंग एजेंट जो होंगे उनको किल कर देगा या उनको खत्म कर देगा। आगे है सुक्राल्फेट। ये जो है ना, ये एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, ये आपकी ना तो ये एसिड की सिक्रेशन को कम कर रहा है, ना ये रिसेप्टर्स वगैरह पे बाइंड कर रहा है, बल्कि ये क्या करता है कि ये आपकी जो वॉल होती है ना, जीआईटी वॉल होते हैं, या मोर स्पेसिफिकली अगर हम स्टमक वॉल की बात करें, तो उसके इर्द गिर्द एक कोटिंग कर देगा। जिस तरह आप अपनी वॉल्स को कोट करते हो ना पेंट से, उसी तरह से ये कोट कर देगा। अब कोट करने से क्या होगा कि बाहर से अगर आपका कोई वो जो है स्टिमुला आएगा भी, तो एसिड की सिक्रेशन अगर होगी भी तो वो उतनी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वहां पे एक बैरियर लगा हुआ है फिजिकल। और अगर से बाहर से कोई चीज ऐसी आती है जो आपकी वॉल को फर्दर डैमेज कर सकती है, अल्सर्स को फर्दर डैमेज कर सकती है, या उसको जिस तरह अगर आपने कोई एसिडिक फूड ले लिया है और आपको खुदा ना खास्ता पहले ही जो है अल्सर्स थे, तो अगर आपने एसिडिक फूड ले लिया तो वो अल्सर, आपको पता है ना हार्ट बर्न होता है, क्योंकि अगर पेशेंट को पहले ही अल्सर थे, उसके ऊपर से कोई एसिडिक फूड ले लिया तो उसको हार्ट बर्न होगा और जलन वगैरह होगी। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कोटिंग कर रहा है, तो बाहर से आने वाली चीज को वॉल के साथ इंटरेक्शन नहीं होने दे रहा, बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये किसी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना से तो नहीं कर रहा, कोई फिजियोलॉजिकली कोई चेंजेस नहीं कर रहा, बल्कि ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है। एंड एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट, ये उसका स्ट्रक्चरली बता दिया कि वो है क्या। सुक्राल्फेट इज ए स्मॉल poorly soluble molecule that polymerize in the acidic environment of the stomach. The polymer bind to injured tissue and form a protective coating over the ulcer beds. मतलब कि जहाँ पे अल्सर्स होंगे, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यूज होंगे, वहां पे ये बाइंड कर जाएगा। पोलीमर है इन नेचर। अच्छा, सुक्राल्फेट एक्सेलरेट द हीलिंग ऑफ पेप्टिकल्स एंड रिड्यूस रिकरेंस रेट। अब वही बात कि जाहिर बात है, जब उसने एक बैरियर के तौर पे काम किया है, तो जो पहले के अल्सर होंगे उनको टाइम मिल जाएगा कि वो हील हो सके, ताकि बाहर से कोई चीज उन्हें तंग नहीं ना कर रही, बाहर से कोई चीज उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो उनको हीलिंग करने का टाइम मिल गया। लेकिन एक बात है कि उसको आपको दिन में 4 दफा लेना पड़ेगा। तो इस ये अनफॉर्चुनेटली क्यों कह रहा है कि ये 4 दफा लेना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपको पता है पेशेंट कंप्लायंस एक चीज होती है। पेशेंट कंप्लायंस मतलब कि पेशेंट को कितना फिजिबल है ये चीज लेना। अगर आप उसको दिन में 4-4 5-5 दफा कहोगे ये चीजें, तो वो बंदा तंग आ जाएगा, बजाय कि एक दफा उसको दिन में लेना पड़े। तो वो ये बात करना चाह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली सुक्राल्फेट मस्ट बी टेकन 4 टाइम्स डेली। मतलब अगर आपको सही तरह इसका इफेक्ट चाहिए तो आपको दिन में 4 दफा लेना पड़ेगा। सुक्राल्फेट इज टू इनसॉल्युबल टू हैव सिग्निफिकेंट, वही बात कर रहे हैं कि सिस्टेमिक इफेक्ट इसका नहीं होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इसका बस फिजिकल एक बैरियर के तौर पे काम करता है। आगे एक मीजोप्रोस्टोल की बात करती है। एक ऐसी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारे नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनका नेचुरली प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत बड़ा रोल होता है इन प्रोटेक्शन ऑफ योर गट और म्यूकोजल वॉल्स। ठीक है, अब क्या है म्यूकोजल मेम्ब्रेन जाम। अच्छा, अब ये जो है ये एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का। अब क्या होता है कि मीसोप्रोस्टोल इंक्रीज द म्यूकोजल प्रोटेक्शन एंड इनहिबिट एसिड सिक्रीशन। जब आपको पता है कि वो उसका एनालॉग है, तो उसका फंक्शन भी उससे सिमिलर होगा। अब नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसका मैंने आपको बताया है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उनका जो न्यू सेल फॉर्मेशन में और वो सारा जो है उसको रेगुलेट करने में, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब मीसोप्रोस्टोल को भी वैसे ही काम हो गया कि वो एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और साथ साथ म्यूकोजल प्रोटेक्शन भी करेगा। इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग दी। अच्छा, अगर अल्सर्स में है
in users of non-steroidal anti-inflammatory drugs but is not widely used because of the need of multiple, वही बात अगेन जो हमने सुक्रालफेट में पढ़ी है कि मल्टीपल डेली डोजिंग करनी पड़ती है, एंड पुअर टॉलरेटेड एडवर्स इफेक्ट, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आ जाते हैं जिनकी वजह से ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये है कि आपको पता है NSAID जो है ये एक प्रेजेंट डे में एक मेजर कॉज है फॉर GIT डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम इतना इनका अननेसेसरी यूज कर रहे हैं आज की दुनिया में कि इनकी वजह से अल्सर्स बहुत कॉज हो रहे हैं, NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स। तो उनमें ये कह रहा है कि उनमें भी इफेक्टिव है कि उनका रिस्क जो है अल्सर्स का कम कर सके। आगे है कोलाइडल बिस्मथ, ये ऊपर वाली डायग्राम आपने नहीं करनी। अच्छा, कोलाइडल बिस्मथ जो है इसमें वो क्या बात कर रहा है कि बिस्मथ हैज मल्टीपल एक्शन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव, अच्छा ये वही प्रोटेक्टिव कोटिंग जिस तरह हमने सुक्रालफेट की पढ़ी वही वाली, इसका भी ये वाला काम है। स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इसके अलावा एक तो वो वाला काम है कि फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है उसको कोटिंग करके, दूसरा क्या है कि उसने मैकेनिज्म्स को स्टिमुलेट करना है जो कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है, मतलब कि अगर कोई माइक्रोबियल एजेंट है जो कॉज कर रहा है ये सारे अल्सर्स वगैरह या ये डिस्टरबेंसेस, तो उसमें भी इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है। अच्छा, सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन, तो मुझे बताएगा एंटीरोटॉक्सिन्स कौन से होते हैं? एंटीरो, जैसा एंटीरो मींस रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स, यानी इंटेस्टाइन्स से जो आपका रिलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो उधर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या उधर जाके डैमेज कॉज कर रहे होते हैं, उनको भी ये उनके साथ भी ये कोप अप करेगा या उनको भी सेपरेट आउट करेगा या एलिमिनेट करवाएगा बॉडी से। Bismuth subsalicylate, a non-prescription formulation of bismuth and subsalicylate reduce stool frequency and liquidity in infectious diarrhea। अब ये एक इम्पोर्टेंट आगे बात है कि बिस्मथ कॉज ब्लैक स्टूल, ये जब भी आपने अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको बताना है कि इससे आपको ब्लैक स्टूल आएंगे ताकि वो परेशान ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, एक ये बात। और आगे जो है एंटीबायोटिक्स आप कब दे रहे हो, जिस तरह यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है ये बिस्मथ का, वो उस कंडीशन में हमें फायदा मंद हो सकता है अगर वो सारे मसले किसी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से हो रहे हैं। तो आगे हम एंटीबायोटिक्स की बात करने लगे हैं कि एंटीबायोटिक्स हम कब देते हैं, अगर वहां पे एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रॉनिक अल्सर्स डिजीजेस, ठीक है, वहां पे प्रोलॉन्ग जो है अल्सर किसी बंदे को कॉज हो रहा हो या तो उस पर सस्पेक्ट किया जाता है कि हो सकता है इसमें एच पाइलोरी की इंफेक्शन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, देखना जरा। जी आप ही हो रही है। हाँ ठीक है, अच्छा, तो वो उन कंडीशंस में ही हम देते हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी इज प्रेजेंट इन मोस्ट पेशेंट विद रिकरेंट नॉन NSAID इंड्यूस कह रहे हैं, यानी जिनमें NSAID वाले अल्सर्स नहीं है बल्कि उनमें किसी और वजह से बार बार क्रॉनिक अल्सर्स हो रहे हैं और क्रॉनिक इन्फेक्शन है वहां पे, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे उसमें टेस्ट करते हैं, अगर तो पॉजिटिव आ जाए फॉर एच पाइलोरी तो फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, eradication of this organism greatly reduce the rate of recurrence of ulcers in these patients. One regime of choice consists of, अच्छा अब इसकी regime जो है वो ये है कि हम इसको जो मतलब कि उसकी जो पूरी एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर दिस कंडीशन स्पेसिफिकली जिसमें अल्सर्स कॉज हो रहे होते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ एच पाइलोरी कॉज हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो देते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि उसकी एसिड कंसंट्रेशन कम हो, साथ में हम उसको क्लेथ्रोमाइसिन जाप और साथ में अमोक्सिसिलिन का जो है वो भी कोर्स उसको करवाते हैं। और अगर पेशेंट
पेनिसिलिन एलर्जिक है, यानी कि उसको पेनिसिलिन की सारी क्लास से जो है वो एलर्जिक है वो, तो हम उसमें फिर मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं इन रिप्लेसमेंट टू अमोक्सिसिलिन। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए अगर आप, यहाँ पे है लिक्सेटिव्स। अब लिक्सेटिव 2-3 तरह के हो सकते हैं, मतलब 2-3 तरह से काम कर सकते हैं। लिक्सेटिव वो होते हैं जो आप तब देते हैं जब आपने बाउल मूवमेंट जो है उसको प्रमोट करवाना होता है। अब आप या तो इस तरह से कर सकते, देखो आपने कभी नोट किया हो कि आपने कोई मिट्टी वगैरह वाली जगह से गुजरो तो आपको फौरन छींक आती है, तो वो क्या होता है असल में एक इरिटेंट के तौर पे वो डस्ट काम कर रही होती है, और आपकी जो है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की वॉल्स हैं वो इरिटेट होती हैं, जिसकी वजह से एक स्नीजिंग जो है वो उसका फिनोमेना होता है। तो होता क्या है कि इसी तरीके से आप अपने जीआईटी को किसी तरीके से उसको इरिटेट करो कि उसमें वो जो बाउल मूवमेंट्स है वो तेजी से होने लग जाए। क्यों होंगी वो? क्योंकि आपके बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब भी वहां पे कोई ऐसी चीज आएगी जो उसको इरिटेट करेगी, तो वहां पे वो कोशिश करेगी कि उस चीज को फौरन बाहर निकाले, कि फौरन उस चीज से अपनी जान छुड़वाए। तो वो फौरन से उसको निकालने के लिए वहां पे बाउल मूवमेंट फास्ट कर देगी ताकि वो जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से थ्रू फीसेस। तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और हम इस चीज को कोई इरिटेंट या कोई स्टिमुलेंट एक्शन वाली जो ड्रग होती हैं वो हम दे सकते हैं जो बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म है वो ये है बल्क फॉर्मिंग एक्शन, यानी वहां पे जो आपकी ल्यूमन ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट है उधर वहां पे बल्क फॉर्मेशन करेगी, जिससे क्या होगा वहां पे रिफ्लेक्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वहां पे डेवलप होगा, यानी कंट्रैक्शन का फिनोमेना वहां पे बल्क आ जाएगा, एक बल्क फॉर्मेशन एक्शन होगा, फॉर्मिंग एक्शन। तो वहां पे क्या होगा फिर रिफ्लेक्स होगा किस चीज का, कंट्रैक्शंस होंगी वहां फॉरन, कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होगी फौरन, तो उससे क्या होगा बाउल मूवमेंट इंक्रीज होगी और अगेन आपके पास वही एक्शन होगा कि वहां से रिलीज हो जाएगी वो चीज। ये आपने इस्पागोल, वो जो अक्सर लोग पीते हैं इस्पागोल का छिलका जिसको कहते हैं, वो इसीलिए होता है कि वो बल्क फॉर्मिंग उसका एक्शन होता है। इसके बाद आते हैं सॉफ्टनिंग एक्शन या फिर सॉफ्टनिंग एजेंट्स जो होते हैं, वो क्या कहते हैं जो स्टूल जो हार्ड हुआ हुआ जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है उसको सॉफ्ट करते हैं, उसको सॉफ्टनिंग एक्शन देंगे और फिर इजीली पास थ्रू हो जाएगा। आगे लुब्रिकेटिंग एजेंट इसी तरीके से कि उसको लुब्रिकेंट के आपकी जो वॉल्स हैं या ल्यूमन ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट है उसको लुब्रिकेट करें ताकि जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाए थ्रू रेक्टम। ठीक है, ये 3-4 उसने मैकेनिज्म बताए हुए हैं जो लिक्सेटिव यूज करते हैं के लिए हम करते हैं। अच्छा, आगे जो है यहाँ पे आगे टेबल देखें 59.1 है, ये आपने करना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्सेटिव भी करना है साथ में इसका टेबल। इसमें उसने वही सारी बताई है, बल्क फॉर्मेशन, स्टूल सॉफ्टनिंग, ऑस्मोटिक वही होंगे कि वहां पे वो ऑस्मोटिक लेवल ज्यादा करेंगे। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी बॉडी में सॉल्ट इनटेक या शुगर इनटेक या कोई भी सल्यूट कह लो, कॉमन टर्म आप सॉल्ट या शुगर के लिए सल्यूट ले लो, कोई भी सल्यूट ज्यादा कर लिया ल्यूमन में, क्या होगा कि वो जो है अपनी तरफ वाटर को ट्रैक करेगा। तो क्या होगा जो ब्लड है या जो साइड पे जो फ्लूइड होगा वहां से सारा जो वाटर है वो आ जाएगा इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, और उससे क्या होगा जब वहां पे वाटर आ जाएगा तो आप तो चाहते ही ये हो कि आपका जो है स्टूल जो है उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जो होता है उसमें वाटर कम होता है, ज्यादा ड्राई हो चुका होता है, इस वजह से वो वहां पे कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रही होती है। तो हम ऑस्मोटिक उससे फिनोमेना से क्या करेंगे, वाटर आ जाएगा उधर और उससे फिर इजीली पास थ्रू हो जाएगा। स्टिमुलेंट हमने पढ़ लिया है। अच्छा, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर का भी यही काम है कि वो जब क्लोराइड चैनल एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे जो ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है ये इंक्रीज होती है। और आपको पता है ओपियोइड का हमने ओपियोइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी ओपियोइड एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है, लेकिन यहाँ भी हम क्या यूज करें, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनके एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हैं। तो एंटागोनिस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन का उल्ट क्या होगा, लिक्सेटिव एक्शन, तो वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। आगे आते हैं एंटी डायरियल्स में।
एंटी डायरियल्स में आपने इनके वैसे ना मेजरली नाम ही याद कर लें, लेकिन एक दफा इसको ओवरव्यू दे देना, इसको और नाम लाजमी कर लेना। अच्छा, एंटी डायरियल में ये है कि अब आपको पता है एक पेशेंट को, ये तो आपने लिक्सेटिव तब दे रहे थे जब आपकी मूवमेंट कम हो रही थी, लेकिन जब मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, डायरिया भी जो है ना, जिस तरह आपकी कफ है ना, कि कफ आपको तब हो रही थी जब आपके अंदर लंग्स में कोई ऐसा चीज चली जाती है जो आपकी बॉडी चाहती है कि वो बाहर आए, या तो म्यूकस बहुत ज्यादा हो रही होती है या फिर कोई और एजेंट होता है जो आपको कफ इंड्यूस करवा रहा होता है। तो कफ भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। इसी तरीके से डायरिया भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। डायरिया तभी कॉज हो रहा होता है जब बॉडी को ये लग रहा होता है कि मेरे उसके पास कोई ऐसा एजेंट आ गया है जो उसको या तो डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहा है या फिर हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर रहा है। तो वो चाहेगा कि वो इन्फेक्टिंग एजेंट जो है या जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जल्दी से उसको बाहर निकाल दे बॉडी से। तो उस केस में वो मोटिलिटी उसकी ज्यादा कर देगा ताकि जल्दी जल्दी वो निकल जाए। वही बात जैसे हमने स्टिमुलेंट में या इरिटेंट वाले मैकेनिज्म में ऊपर लिक्सेटिव में पढ़ा था, उसी तरीके से बात हो गई कि यहाँ पे भी वो इस तरीके से नॉर्मली वो अपनी तरफ से तो डिफेंसिव मैकेनिज्म हो रहा होता है, लेकिन एंटी डायरियल हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब जरूरत से ज्यादा हो रहा होगा तो हमारी नॉर्मल जो हमारे लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जाया होते जाएंगे और बंदा जो है वो निढाल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। हर चीज जो वो ले रहा होता है वो फौरन डायरिया से एक्सक्रीट आउट हो ही जा रही होती है विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। तो जो है ऐसा होता है कि उसको एंटी डायरियल लेने पड़ते हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि एंटी डायरियल मोस्ट इफेक्टिव जो है ओपियोइड या ओपियोइड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब आपको मैंने ऊपर बताया था कि हम लिक्सेटिव में ओपियोइड के एंटेगोनिस्ट यूज कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि मोटिलिटी कॉज हो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं मोटिलिटी खत्म हो या रिड्यूस हो, तो हम देंगे ओपियोइड के एगोनिस्ट यानी ओपियोइड इटसेल्फ देंगे, ओपियोइड या फिर उनके डेरिवेटिव्स देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मैक्सिमल एंटीडायरियल एंड मिनिमल सीएनएस इफेक्ट। वो वाले सिलेक्ट करते हैं जिनका सीएनएस पे थोड़ा कम इफेक्ट हो और ज्यादा उनका इफेक्ट एंटी डायरियल वाला हो। इसके बाद उसने कुछ एजेंट्स बता दिए आपको, डाइफेनॉक्सिलेट या लोप्रामाइड, ये हम या मेपेरिडीन, एनालॉग विद वेरी वीक एनाल्जेसिक इफेक्ट, क्योंकि सीएनएस पे भी इनका इफेक्ट होता है तो थोड़ा सा एनाल्जेसिक इफेक्ट भी उसका होगा। इस तरह उसने बता दिया कि ये ड्रग्स हम देते हैं फॉर डायरिया पर्पस, मतलब डायरिया में एंटी डायरियल के तौर पे हम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है क्योंकि ये ओपियोइड है तो इसमें अब्यूज के चांसेस हैं, तो हम इसको फिर एक और एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स का भी आपको पता है कि उसका जो है काम यही होता है कि उसने एंटी डायरियल के तौर पे वो कॉज यूज कर सकते हैं, क्योंकि पता है ना आपको एट्रोपिन जो होता है वो मोटिलिटी कम कर रहा होता है, यानी वो कॉन्स्टिपेशन वाली साइड पे जा रहा होता है। तो अगर जो चीज, एक सेकेंड, अच्छा, तो जो आपको पता है कि जो चीज मैं क्या बता रही थी, हाँ, अब एट्रोपिन का जो है वो जो इफेक्ट है उसका वो मोटिलिटी कम करने में होता है, तो हमें तो यही चाहिए ना इफेक्ट, हम मोटिलिटी कम ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंटी मस्कुरेनिक एजेंट साथ क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका जो ओपियोइड हमने साथ उसको कंबाइन किया है डाइफेनॉक्सिलेट से, उसका अब्यूज का रेट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि एट्रोपिन के इतने कोई प्लेजेंट इफेक्ट्स नहीं होते। तो इस तरीके से अब्यूज का इफेक्ट जो है, अब्यूज का जो है वो होने का चांस कम हो जाएगा, फॉर अब्यूज पर्पस वो यूज नहीं होगी। अच्छा, लोप्रामाइड जो है उसको हम अकेले ही देते हैं। Kaolin is a naturally occurring hydrated magnesium aluminium silicate combined with pectin. Pectin जो है वो एप्पल में आपको नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसके साथ इसको कंबाइन करके दिया जाता है। अच्छा, that absorb a bacterial toxin. अच्छा, बैक्टीरियल टॉक्सिन क्यों अब्सॉर्ब करना जरूरी है? क्योंकि आपको पता है जैसा मैंने बताया डायरिया जो है वो किसी टॉक्सिन या किसी बैक्टीरियल एजेंट की वजह से या किसी और इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कॉज हो सकता है उसका। तो
उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो वो बॉडी के अंदर सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और उसको फ्लूइड फिशेस के थ्रू स्क्रीड आउट कर देगा। अच्छा, ना सिर्फ टॉक्सिन को अब्सॉर्ब करता है ये जो ड्रग्स हैं जिनकी में हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये फ्लूइड को भी अब्सॉर्ब करते हैं। फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर, क्या आपको पता है डायरिया में जो है बहुत ज्यादा फ्लूइडी नेचर का हुआ होता है स्टूल, तो आप उसको फ्लूइड अब्सॉर्प्शन होगी तो वो फिर अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। दे कैन ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड इंटरफेयर विद अदर absorption of other drugs। अच्छा, अब यही बात है कि अगर आप उसको ओवरडोज कर लोगे या ओवर यूज करोगे उसका, तो जाहिर बात है फिर वो अपना कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट शो करने लग जाएगा और दूसरी ड्रग्स के साथ भी उसकी एब्जॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करेगा। अच्छा, उसके बाद एंटी डायरिया एजेंट, अच्छा यही कह रहे हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट डायरिया में आप यूज कर सकते हो उसको। उसके अलावा उसने बता दिया कि किस किस कंडीशन में आप नहीं यूज करते इन्हें। जब ब्लडी डायरिया यानी डायरिया में अगर ब्लड आ रहा है तब आप ये नहीं देते, ठीक है। तब फिर उसके लिए और चीजें होंगी और टेस्ट करवाए जाएंगे कि क्यों आ रहा है ब्लड डायरिया में। हाई फीवर, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ रिसीविंग अंडरलाइन। अच्छा, उसके बाद ये इसने सारा बता दिया कि किन कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने अच्छा, अब हम करने लगे थे एंटी एमेटिक ड्रग्स, यानी जो वॉमिटिंग और नोजिया के साथ जो है उनको उनके इफेक्ट्स को जो है कोप अप करेगी। यानी कि अगर किसी पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ एनी कॉज, या तो वो हो सकता है कीमोथेरेपिक पेशेंट हो यानी कि कीमोथेरेपी पे हो, तो उसको उस केस में हो सकती है। या बस कुछ लोगों को ये हाइट वगैरह पे या फिर जिस तरह ये नॉर्दर्न साइड पे जाए वहां पे जाके नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में हम जो है, या इनके अलावा भी जिस तरह सर्जरी वगैरह के बाद या एनेस्थीसिया के बाद अक्सर दफा होती है, तो इन एनी केसेस जब हमें एंटीमेटिक यूज करने पड़ते हैं तो वो डिफरेंट उनकी बहुत वैरायटी है जो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, ए वैरायटी ऑफ ड्रग्स आर वैल्यूएबल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग, स्पेशली कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। जो कैंसर में कीमोथेरेपी की वजह से इंड्यूस होती है ना वॉमिटिंग, वो एक बहुत मेजर जो है एक चीज है जिसकी वजह से हमें इन ड्रग्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतनी स्वेयर होती है कि उसको ड्रग्स भी समटाइम्स होती हैं नहीं कर रही होती, इन्फ्यूजन फॉर्म में देना पड़ता है उसकी वॉमिटिंग वगैरह को रोकने, क्योंकि जो ड्रग ले रहा होता है समटाइम वो भी बाहर आ जाती है वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही। अच्छा, in addition to metoclopramide and other D2 dopamine receptor antagonist, यानी डोपामीन रिसेप्टर के जो एंटागोनिस्ट टाइप 2 है जो D2 वाले, उन पे जाके वो एक्शन शो करती हैं और अपना एंटी एमेटिक इफेक्ट देती हैं। इसके अलावा एंटी एमेटिक उसने बताया कि H1 यानी हिस्टामिन ब्लॉकिंग जो होते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन या फिर फिनोथायाजीन, ये सारी बस क्लासेस का नाम बताएंगे, आपको नाम ही याद करने पड़ेंगे। एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स जिनका हमने पहले जिक्र बहुत दफा कर लिया है कि उनका क्या काम है कि उन्होंने सिक्रीशंस को कम करना है। एंटी मस्कुरेनिक जहां भी आएगा आपने एट्रोपिन को ज़हन में लाना है। एट्रोपिन के क्या इफेक्ट है कि उसने मोटिलिटी वो कम करता है, सिक्रीशंस को कम करता है, तो हम यहाँ पे सिक्रीशन मोटिलिटी दोनों से हम जो है उसको कम करना चाह रहे हैं। सच एज स्कोपोलामीन जो है एंटी मस्कुरेनिक में, स्कोपोलामीन जो है ना वो मेजरली हम यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस, फॉर एंटी एमेटिक पर्पस। बाकी ड्रग्स जो है वो इतनी नहीं यूज की जाती क्योंकि उनके आपको पता है एंटी मस्कुरेनिक जब भी हम देते हैं, आप जो भी इस तरह के सीएनएस वाले जो ड्रग्स देते हैं उनका फिर ओवरऑल बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह के आपको पता है ड्राई माउथ आएगा एंटी मस्कुरेनिक से, इसके अलावा और बहुत सारे जो है इफेक्ट्स आएंगे जिनकी वजह से हम उनको नहीं देते। इस वजह से स्कोपोलामीन जो है इसका बाकी चीजों पे इतना इफेक्ट नहीं, इसका ज्यादा जो है इफेक्ट इमेटिक एक्शन पे यानी एंटी इमेटिक इफेक्ट इसका है। तो इसलिए हम इस क्लास में से एंटी मस्कुरेनिक्स में से हम स्कोपोलामीन जो है यूज करते हैं। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन बता दिया उसने, और कैनाबिनॉइड्स में से जो है हम जो ट्रोनाबिनॉल जो यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में से बात करें 5-HT3 एंटागोनिस्ट यानी कि उनमें से ऑन्डेंस्ट्रॉन और इस तरह के और एजेंट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड नोजिया आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से जब हो रहा था वापस आ रहा था रिकवर हो रहा था, तब भी आपने देखा होगा सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को जो होता है
वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, वो जो है एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर मतलब रिकवरी। इन पेशेंट रिकवरिंग रिसीविंग कैंसर कीमोथेरेपी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी ड्रग्स के नाम है, ये तो आपको करने पड़ेंगे याद। उसके बाद है एप्रीपाइटिन। ये जो है ना, ये एजेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पहले भी पास्ट पेपर में भी मेरे ख्याल में आया हुआ है काफी दफा, या आगे हम समरी में भी करेंगे। तो इसका क्या काम है कि एंटेगोनाइज करता है, एक रिसेप्टर है जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है न्यूरोकाइनिन 1। ये एक रिसेप्टर है, उसको जाके जो है ये एंटेगोनाइज करता है, जो नॉर्मली जो है एक्टिव होता है किस चीज से, जो उसका एगोनिस्ट कौन सा होता है जो नॉर्मली अंदर प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस पी या अदर टैकिकाइनेंस, इनसे वो नॉर्मली एक्टिव होता है। तो हम बाहर से ये ड्रग देते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है, ये एंटेगोनाइज करती है उस रिसेप्टर को। जब उसको रिसेप्टर को एंटेगोनाइज करेगी तो हमारे पास क्या आएगा, एंटी इमेटिक इफेक्ट आएंगे, और उससे फिर हम नॉजिया और वॉमिटिंग को जो है कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसने यही बताया है कि वो, अच्छा उसके बाद इसके इसने एडवर्स इफेक्ट्स कुछ बता दिए हैं, फटीग, डिजीनेस, डायरिया वगैरह। इसके बाद इसने एक और इम्पोर्टेंट बात की है कि ये जो एज ए सबस्ट्रेट एंड एन इनहिबिटर ऑफ ये जो साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स है ना, उनमें से सब मतलब के क्लासेस होती हैं कि CYP3A4 वाला जो एंजाइम होगा, यानी कि 3 आगे उसकी फर्दर कैटेगरी ए और फिर आगे 4, ये बहुत, मैंने आपको बताया इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है। तो हमने इस तरीके से उसको क्लासिफाई नंबरिंग और अल्फाबेट्स के साथ उसको जो है ना, सिर्फ पहले हम लिख देते हैं और बाद में उसको नंबर या अल्फाबेट से डिनोट करके आगे उसको हम एंजाइम का नाम दे देते हैं। तो ये जो एंजाइम है इसके साथ जो है जाके इसमें एज इनहिबिटर या उसको सब्सट्रेट जो है इन क्लासेस में जाके इन एंजाइम की को जाके वो डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब भी एक एंजाइम को इनहिबिट या इंड्यूस करवा रहा हो कोई ड्रग, तो वहां पे जाके क्या करता है, वहां पे बाकी जो ड्रग्स आ रही होती हैं जो उससे मेटाबोलाइज हो रही होती है, उनके जो मेटाबॉलिज्म में जो होता है डिस्ट्रप्शन आती है, यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इफेक्ट होता है, या तो वो ज्यादा होने लग जाता है या वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद आपने नीचे आने पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट में। अच्छा, टेराटोरिया जो है ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि फैट की जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब फैट नहीं हो रही होती, जबकि स्टूल में एक्सक्रीशन उसकी बढ़ जाती है, यानी कि ऑल टुगेदर एक तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और दूसरी तरफ से वो एक्सक्रीट भी ज्यादा हुई जा रहा है। तो इसकी ये हो किस वजह से रहा होता है, बिकॉज ऑफ इनएडुकेट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ऑफ लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो लिपिड या फैट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, इसकी जो है इनएडुकेट सिक्रीशन होती है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से पैंक्रियाटिक एंजाइम उसको देते हैं ताकि उसकी जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है वो हो सके। तो हम उसको देते हैं पैंक्रिलाइपेज देते हैं या पैंक्रियाटिन देते हैं, जो हम पिग्स वगैरह से ऑब्टेन करते हैं, और उसको फिर हम प्योरीफाई करके या उसको जो रॉ फॉर्म में जो हमने लिया था उसको हम सही उसकी उसको कंटेमिनेंट से क्लीन करके फिर हम ह्यूमन में यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज इनएक्टिवेटेड एट pH लोअर देन 4। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप दे रहे हो उसको किसी पेशेंट को और वो उसको पहले ही एसिडिक प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो जाहिर बात है उसमें तो एसिडिटी काफी कम हुई होगी ना, उसमें तो 4 से भी नीचे आई होगी, तो अब उसमें तो वो इनएक्टिव हो जाएगा ये एंजाइम। आपको पता है एंजाइम तो बहुत जल्दी जो है इनकी जो है डिग्रेडेशन वगैरह होती है टेम्परेचर से, एसिड से और इन सब चीजों से। ये हमने 9th-10th में हम एंजाइम वाले चैप्टर में सारे बड़े फैक्टर्स पढ़े थे कि एंजाइम किस किस चीज से कितनी जल्दी इफेक्ट होते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि जो एंजाइम शुड बी टेकन, द एंजाइम शुड बी टेकन इन एंटायरिक कोटिक कैप्सूल अनलेस pH इज रेज्ड। मतलब कि अगर तो आपकी pH रेज की गई है किसी एंटासिड से या किसी और एसिड रिड्यूसिंग ड्रग से, तब आप इसको वैसे ही दे दो, अदरवाइज हमेशा इसको जो है एंटायरिक कोटिंग में दी जाती है। एंटायरिक कोटिंग में क्यों दी जाती है, अगेन वही बात कि हम इसको एंटायरिक कोटिंग में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टमक के एसिड से
खराब हो या डिग्रेड हो। हम चाहते हैं कि ये आगे चली जाए, आगे जाके इंटेस्टाइन्स में उधर बेसिक उसको एनवायरनमेंट मिलेगी, बेसिक पीएच मिलेगी, या फिर इंक्रीज इन पीएच मिलेगा, तो वहां जाके वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और फिर अब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर अपना एक्शन शो कर देगी। तो ये जो है ना, ये बात एक समझने वाली है कि अगर आप उसको दे रहे हो तो आप इंटायरिक कोटिंग में दो, अगर इंटायरिक कोटिंग नहीं दे रहे आप वो टैबलेट जो है, तो आप उसको कोई साथ उसको एंटासिड वगैरह दो, ताकि उसकी पहले पीएच नॉर्मल हो और फिर आप इसको ये एंजाइम्स वगैरह दो। उसके बाद ये एक डायग्राम है 59.3 फिगर है, तो इसमें उसने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उसने आप बताया हुआ है कि उसने एक वो डायग्राम बना के कि किस कंडीशन में आप, अगर वो उसका माइल्ड है उसकी सिचुएशन, उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज, तो आप उसको कौन सी ड्रग्स दोगे, अगर मॉडरेट है तब कौन सी दोगे, स्वेयर दोगे, स्वेयर में कौन सी दोगे, इस तरीके से उसने सारा आपको बताया हुआ है। स्वेयर में रिफ्रैक्टरी है, रिफ्रैक्टरी वो केसेस होते हैं जो मतलब कि उनको बार बार जो है वो मतलब कंट्रोल नहीं हो रहे होते, यानी कि उनको बार बार वही प्रॉब्लम आ रहा होता है। रिस्पॉन्सिव वो हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं आपकी ट्रीटमेंट को। तो ये उन्होंने बस एजेंट्स के आपने नाम याद करने के, आईबीडी में आप कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हो। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होती है ना, ये मोस्टली जो है, जैसे अगर क्रोन डिजीज या फिर अल्सरेटिव, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ, करनी आपने सिर्फ डायग्राम है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, क्रोन डिजीज आ जाते हैं, ये जो है दो कंडीशन, ये ऑटो मतलब ऑटो इम्यून है। इसमें क्या होता है कि अपने ही बॉडी जो है उसके अगेंस्ट हो जाती है अपने ही सेल्स के, तो इसमें ऑब्वियसली फिर मुख्तलिफ लेयर्स आएंगे। इन काफी हद तक जो है इनको कंपेयर किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो इनमें है आपस में, हैं दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें एक में होगा कि लेयंस होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, एक में होंगे छोटे छोटे स्पॉट्स टाइप लेयंस होंगे आपके इंटेस्टाइन्स में। इसके अलावा और बहुत सारी, फीवर का होता है कि एक में फीवर कॉज लाजमी होता है, एक में नहीं होता, इस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। तो ये उन कंडीशंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस में आप कौन सी ड्रग्स देते हो, ये उनके बारे में, इनके आपने सिर्फ नाम वगैरह याद कर लेना है, ये डायग्राम जो दी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो ये जो समरी है ना, इसमें प्रोकाइनेटिक एजेंट्स है, ये आपने सारे करने। उसके बाद लिक्सेटिव हमने पहले भी, मैंने आपको तो टेबल में भी करवा दी थी, इधर से भी आपने कर लेने हैं, ठीक है। और एंटी डायरियल भी आपने यहाँ से ये कर लेने हैं। उसके बाद आगे मैं देखती हूँ, हाँ, एप्रीपिएंट जो है ये मैंने उधर भी आपको बताया था, यहाँ से भी करना है, ये आपके पहले 5 पेपर में आया हुआ है, ये अच्छी तरीके से करना है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का ये आपने यहाँ से जो है बॉक्स कर लेना है, या फिर वो जो डायग्राम थी फिगर, वो भी यही बातें वहां पे भी बताई हुई हैं, ये कर लेनी है। इसमें बस उसने वही बताया हुआ है किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इधर से मैं देख लूँ कोई चीज मिस ना हो गई हो। ये वाली डायग्राम नहीं करनी है आपने, जो काफी बड़ी सारी मुश्किल सी है, ये वाली नहीं करनी। ओके, बस दैट्स ऑल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें। एमसीक्यूज आपने हर चैप्टर के ही करने हैं, ठीक है, वो आपने नहीं छोड़ना है, बाकी जो मैं बताती हूँ वो करते जाए, ठीक है। आप भी एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, पूछे। आप भी आपने बताया कि लेक्सेटिव्स में जो है ना यूज ऑफ एंटागोनिस्ट करेंगे ओपियोइड के, तो आप ये मतलब पॉइंट दोबारा बता देंगे क्यों करेंगे। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, एक सेकंड मुझे बस ये खोलने दो। यह हमने ये आ गया, मैंने लेक्सेटिव में आपको बताया था कि हम ओपियोइड के एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, जबकि डायरिया में हम यानी एंटी डायरियल इफेक्ट के लिए हम ओपियोइड इटसेल्फ यूज करें, उसके यानी कि एगोनिस्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ओपियोइड जो खुद होते हैं, जब आप ओपियोइड अकेले लेंगे तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन वाले इफेक्ट्स देगा, यानी कि उसकी मोटिलिटी कम करेगा, या उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, जिसको आप कह लो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जो आपको पता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हो रही होती है, उनको कम करता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जब ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसका ये एक इफेक्ट है जो आपने ओपियोइड वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। लेकिन आपको यहाँ पे लिक्सेटिव्स में आप तो चाहते हो लिक्सेटिव में कि उसकी वो जो कंट्रैक्शंस जो हैं उसको क्या करना है आपने, एक मिनट, लिक्सेटिव आप कब दे रहे होते हो? जब आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुई है ना, तभी आप देते हो ना लिक्सेटिव, क्योंकि आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुई है, उसकी जो स्टूल है वो स्टक हुआ हुआ या फिर वो इजीली पास थ्रू नहीं हो रहा। तो आप क्या चाहते हो? आप तो चाहते हो कि वो मूवमेंट्स हो जो ओपियोइड्स, अगर आप अकेले ओपियोइड्स लोगे तो वो तो कम करवा देती है ना मूवमेंट्स, आप तो चाहते हो कि मूवमेंट्स हो। तो आप क्या करोगे? ओपियोइड के एंटेगोनिस्ट होगे, यानी कि जो ओपियोइड के नॉर्मली जो बॉडी के अंदर एगोनिस्ट मौजूद होते हैं जो जाके उस पे एक्टिवेशन शो कर रहे होते हैं, उनको आप ब्लॉक कर दोगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? आपके पास एंटेगोनाइज वाला इफेक्ट आएगा, यानी एंटेगोनिस्ट इफेक्ट आएगा। उससे क्या होगा? उससे लिक्सेटिव एक्शन आएगा, यानी आपकी मोटिलिटी ज्यादा होगी और आपका जो स्टूल या आपके पेशेंट का जो मोटिलिटी कम हुई है वो फ्लो में उसका जो है स्टूल पास आउट इजीली हो जाएगा। लेकिन एंटी डायरियल में क्या है कि आप डायरिया में क्या होता है? डायरिया में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई होती है, उसकी बहुत ज्यादा रैपिड, मतलब वो कुछ भी खाता है तो उसका फौरन से एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, मतलब सही तरह एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो ही नहीं रहा होता, पहले एक्सक्रीशन हो जा रही होती है। तो आप चाहते हो कि भाई उसकी वो जो मूवमेंट्स हो रही हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हो रही है, उनको कम करवाओ ताकि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। तो आप इस केस में एज एंटी डायरियल आप यहाँ पे आप दे देते हो ओपियोइड देमसेल्फ, ठीक है, ओपियोइड और देयर डेरिवेटिव, जो हमने यहाँ पे बात भी की थी। तो इससे क्या होगा? जब ओपियोइड खुद दोगे तो ओपियोइड खुद देने का, तो जब भी वो एक्टिवेट होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर, तो वो तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन वाले इफेक्ट्स देते हैं ना, मतलब के इफेक्ट्स देने का मतलब क्या है कि वहां पे मोटिलिटी कम करवा रहे होते हैं, वहां पे जो है मूवमेंट पेरिस्टालसिस कम करवा रहे होते हैं। तो डायरिया में तो आपको रिक्वायर ही ये इफेक्ट है, तो आप इसलिए इनको यूज कर लेते हो, ठीक है? ओके अपी, थैंक यू। समझ लग गई आपको? नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जी जी अपी, आगे समझ। ओके ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अच्छा मैं बता देती हूँ उमेमन, आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से करने टॉपिक्स। पहले तो आपने बॉक्स करना है। बॉक्स जो है उसमें से मैंने आपको बताया कि वो एंटीमेटिक जो है वो इटसेल्फ बॉक्स में से जो सिर्फ एंटीमेटिक वाला है वो बहुत दफा आया हुआ है आपके पास पेपर में, यानी ये जो 7-8 जो है एंटीमेटिक्स का वो, उसके अलावा ओवरऑल भी आपने ये पूरा बॉक्स करना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं नीचे आपने एंटीसिड्स करने हैं, आगे चलते हैं सारे ही करने हैं, ठीक है? ये डायग्राम बस बड़ी सारी जो है ये नहीं करनी, चलते जाएं आगे। आगे जाके बस आपने एक ये वाला नहीं करना, ये जो ड्रग्स दैट प्रमोट अपर जीआईटी मोटिलिटी, ये वाला नहीं करना। लिक्सेटिव करना है, एंटी डायरियल भी करना है, फिर ड्रग यूज इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये नहीं करना। उसके बाद एंटी एमेटिक करना है। उसके बाद आपने डायग्राम करनी है लाजमी 59.3 वाली। उसके बाद आपने पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट करनी है। और उसके बाद समरी में मैंने आपको बता दिया था कि समरी में आपने कौन कौन सी चीजें करनी है और एमसीक्यूज आपने करने हैं। समरी में जो है प्रोकाइनेटिक, लिक्सेटिव्स, एंटी डायरियल और एप्रीपिएंट और ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये करनी है। इसके अलावा आपने डिफरेंस बिटवीन IBD एंड IBS जो है, ये जो टर्म्स ऊपर दी हुई हैं, जो पहला चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जो टर्म्स हैं वहाँ से आपने वो कर लेना है एज शॉर्ट क्वेश्चन। दैट्स इट।